अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। हम चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 के साथ हम जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से अब शिफ्ट हो जाते हैं मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स में, विच आर एच फील्ड्स। और चैप्टर नंबर 4 से 6 तक हमने पढ़ी हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स को। तो जो चैप्टर नंबर 7 में हम चीज़ें पढ़ेंगे वो होगा कि मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स क्या होती हैं, बायोट-सवार्ट लॉ क्या होता है, एम्पेयर सर्किट लॉ क्या होता है। एम्पेयर सर्किट लॉ जब हम देखेंगे तो हम मैक्सवेल इक्वेशंस को देखेंगे विच आर रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। एम्पेयर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन को देखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखेंगे और फिर जो लास्ट मैक्सवेल इक्वेशन है उसको हम डिटर्मिन करेंगे और फिर हम कंक्लूड करेंगे कि चारों की चारों मैक्सवेल इक्वेशंस इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक या स्टैटिक ईएम फील्ड्स के लिए जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो क्या हैं। हम पोटेंशियल को देखेंगे, सिमिलर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से भी पोटेंशियल होता है, यानी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो यू वुड सी कि हाउ डज दैट हैपन एज वेल। और फिर हम डेरिवेशन ऑफ बायोट-सवार्ट या एम्पेयर लॉ नहीं करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में जो हमारी डिस्कशन थी दैट वाज लिमिटेड टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। और जो मेन पैरामीटर्स जो उसको डिस्क्राइब करते थे वो ई और डी था, ठीक है। ई वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डी वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और अब हम जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उसके जो मेन पैरामीटर्स होंगे वो एच और बी होंगे, वेयर एच वुड बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड बी वुड बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जिस तरह ई और डी आपस में रिलेटेड थे बाय एक्सप्रेशन डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई या एप्सिलॉन ई, इसी तरह जो बी है दैट इज रिलेटेड to H as B is equal to mu H, where mu is now the permeability of the material as opposed to the permittivity। और जो permeability है that is again it is a magnetic property of the material, ठीक है। और permeability जो है वो हमें किसी भी मटेरियल की, हम आगे जाके देखेंगे कि ये बताती है कि किसी भी मटेरियल में कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं किसी मटेरियल से पास कर सकती हैं। एक मटेरियल कितना अच्छा कन्फाइनर और कंटेनर है या कितनी अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स की दो हैं, कंडक्टिविटी एंड परमिटिविटी, लेकिन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है दैट इज़ ओनली वन विच इज़ दी permeability of the material। अब अगर आप देखिए तो इसको देखिए, तो यहाँ पे एक एनालॉजी ड्रॉ की गई है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में। एंड इफ़ यू लुक एट इट, दिस साइड इज़ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस साइड इज़ ऑल मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वी हैड कूलम्स लॉ के इक्विवेलेंट में मैग्नेटिक फील्ड में वी हैव समथिंग विच इज़ कॉल्ड बायोट-सवार्ट लॉ। फिर हमारे पास गॉसेस लॉ था विच टोल्ड अस के डी डॉट डी एस या नेट आउटपुट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। यहाँ पे हमारे पास एम्पेयर सर्किट लॉ है विच टेल अस के सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू करंट इनक्लोज्ड। फिर हमारे पास फोर्स का लॉ है जो कि हमें ये कहता है कि जहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वो चार्जेस को के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है। तो उसके इक्विवेलेंट भी एक लॉ मौजूद है जो कि हमें बताता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पे एग्जिस्ट करती है तो वो भी चार्जेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है।
जो टोटल जो चार्ज है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, दैट इज चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉरी जो सोर्स है दैट इज चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है दैट इज करंट। फील्ड इंटेंसिटी इज ई, यहाँ पे एच है। फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है। इनका रिलेशन है आपस में। पोटेंशियल जो है वो ये इक्वेशंस हैं। तो वी हैव जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें वी हैव टू पोटेंशियल्स। वन इज द स्केलर पोटेंशियल, द अदर वन इज द वेक्टर पोटेंशियल। तो वहाँ पे फ्लक्स होता है, यहाँ पे भी फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एनर्जी होती है। पॉइसन इक्वेशन ये होती है, और पॉइसन इक्वेशन मैग्नेटिक स्टैटिक फील्ड के लिए ये होती है। तो आप यूँ कह लें कि जो जो चीज़ें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ी हैं, तकरीबन वो सारी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम द लास्ट वन, वो सारी की सारी चीज़ें हम मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जहाँ पे हम दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड को रेफ़र कर रहे होंगे कि वहाँ पे हमने ये देखा था, वहाँ पे हमने ये सोचा था। तो दिस वुड ऑल बी डन। और आप ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो ये पोर्शन है वो शायद थोड़ा ज़्यादा पेस के ऊपर कवर हो जाएगा हमारा, कंसिडरिंग कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को काफ़ी तफसील से अब हमने देख लिया है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या ई फील्ड है वो स्टेशनरी चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये बात हमें पता है। और मैक्सवेल इक्वेशन हमें बताती है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और लोअर और नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट होती है। लेकिन जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स है वो हमें ये बताती हैं कि जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी generates from a higher potential and it terminates at a lower potential। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, वो किस तरह से जनरेट होती है? अगर चार्जेस हमारे मूव कर रहे हों विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड है उन चार्जेस की वजह से जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड है, मूविंग चार्ज या कांस्टेंट करंट, ठीक है। और तीन तरह के करंट्स हो सकते हैं, जिसमें से एक मैग्नेटाइजेशन करंट है जैसे परमानेंट मैग्नेट्स में, एक इलेक्ट्रॉन बीम करंट है जैसे वैक्यूम ट्यूब्स में, और या कंडक्शन करंट्स है जैसे कि कंडक्टिंग वायर्स में। तो इन तीनों केसेस में यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दो डिफरेंट चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, वन एट अ हायर पोटेंशियल, द अदर वन इज़ एट अ लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे हमारे पास लेकिन उनके दरमियान में जो मीडियम है दैट इज़ नॉट अ कंडक्टिंग मीडियम। तो ये दिस इज़ कन्वेक्शन करंट, दिस इज़ कंडक्शन करंट एंड दिस इज़ मैग्नेटाइजेशन करंट। और ये क्या होता है, इसको आगे जाके हम जिस तरह हमने पोलराइजेशन देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पे हम एक सिनेरियो देखेंगे विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो करंट्स होते हैं विद इन द मटेरियल वो मैग्नेटाइजेशन करंट्स कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड्स इन फ्री स्पेस कंसिडर करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू मटेरियल्स उसको हम कंसिडर करेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, माइक्रोफोन्स, कंपसेस। जहाँ कहीं पे भी हम करंट फ्लो की बात करते हैं वहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन की बात करते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कूलम्स लॉ और गॉसेस लॉ गवर्न करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बायट-सवार्ट लॉ और एम्पेयर सर्किट लॉ गवर्न करता है। जो बायट-सवार्ट लॉ है सिमिलर टू कूलम्स लॉ, दैट इज़ द बेसिक लॉ एंड इज़ एप्लीकेबल टू एनी पर्टिकुलर सिनेरियो। आपको सिर्फ उस करंट एलिमेंट
का जो करंट का मैग्नीट्यूड है उसका पता होना चाहिए और उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए। जो एम्पेयर सर्किट लॉ है सिमिलर टू गॉसेस लॉ, ये जो है दैट इज़ एप्लीकेबल बट ओनली टू दो सिनेरियोज जहाँ पे हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक होगी। तो जो बायट-सवार्ट लॉ है वो हमें क्या बताता है, उस इट स्टेट्स कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, ठीक है, ड्यू टू अ डिफरेंशियल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट, is actually directly proportional to the product of the current element and the sine of the angle, ये जो angle है between the lines joining the current element and the observation point, ठीक है, and it is inversely proportional to the distance or square of the distance between the point P and the current element। और ये कैसे हमें नज़र आता है, लाइक दिस, कि जो डी एच है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन एल्फा, वेयर एल्फा इज़ द इंटरनल एंगल बिटवीन दिस लाइन जो कि करंट एलिमेंट की लाइन है एंड दिस लाइन विच इज़ जॉइनिंग द डी एल and this observation point, and this is inversely proportional to the square of the distance। अगर हम इसको सॉरी काफ़ी आगे चले गए, अगर हम इसको इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो दिस इज़ दी आवर कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और उसकी वैल्यू है 1/4 पाई। तो हमारे पास जो डी एच का एक्सप्रेशन बनता है दैट इज़ आई डी एल साइन एल्फा 4 पाई r², ये 1/4 पाई हमारे पास के की वजह से आया। अब नाउ आई हैव आई डी एल साइन एल्फा, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया into the cross product of dl cross ar, तो it would be dl का मैग्नीट्यूड ar का मैग्नीट्यूड साइन अल्फा। और मैंने इसको इस वजह से ये काम कर लिया बिकॉज द साइन अल्फा या जो अल्फा है दैट एग्जिस्ट बिटवीन जो डायरेक्शन ऑफ dl है एंड द डायरेक्शन ऑफ ar है या डायरेक्शन ऑफ r है। और इसी तरह ए आर इफ़ आई कन्वर्ट इनटू आर ओवर आर का मैग्नीट्यूड तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इफ़ आई वांट टू डिटरमिन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो आई विल इंटीग्रेट ऑल ऑफ दिस किसके ऊपर, जो डी एल की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो होगा मैं उस पूरे के ऊपर इसको जब इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ डी एच है वो राइट हैंड रूल से डिटरमिन होती है। और आप ये देखें कि इफ़ दिस इज़ दी करंट एलिमेंट, अगर आपका थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ दी करंट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा हो तो जो आपका फिंगर का कर्ल्स है दैट वुड बी डिटर्मिनिंग कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो डी एच वुड बी सर्कुलेटिंग दिस करंट एलिमेंट इन दिस केस। और यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो एट दिस पॉइंट इट वुड बी इनटू द पेज। अगर करंट को रिवर्स कर देंगे तो इट वुड बी आउट ऑफ द पेज। तो जो बायट-सवार्ट लॉ है ये लाइन करंट्स के लिए, सरफेस करंट्स और वॉल्यूम करंट्स तीनों के लिए डिफाइन होता है। जो जिस तरह वहाँ पे हमारे पास चार्ज डेंसिटीज़ थी रो एल, रो एस एंड रो वी, तो यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट करंट डेंसिटीज़ है आई डी एल, के डी एस एंड जे डी वी।
तो I is the current along a line, K is the current along a surface, and J is the current on a particular volume. So if we have a line current, so we have this expression. If we have a surface current, so we have this expression. If we have a volume current, so we have this expression. So again, total current, and total current. तो अब हम इस बायट-सवार्ट लॉ को अप्लाई करेंगे फॉर a line current which is located at this point, और एक जेनेरिक एक्सप्रेशन हम डिटर्मिन करने की कोशिश करेंगे for a point which is P and that point is located at some distance R from this current element. तो अब हमने किया क्या, we assume that we have a current element which is placed along z-axis any arbitrary value, और वो जो करंट एलिमेंट है वो ए से शुरू हो रहा है और बी पे जाके ख़त्म हो रहा है, और उसके ऊपर कोई पॉइंट हमने डी एल ले लिया। और अब सिमिलर टू कूलम्स लॉ, इफ़ यू लुक एट इट, जो मैं बात आपसे बार बार कूलम्स लॉ में करता था कि इफ़ यू वांट टू डिटरमिन कि आपके पास क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, तो यू नीड टू डिटरमिन ओनली टू थिंग्स। नंबर वन, यू नीड टू डिटरमिन कि ये डी एल क्या है, and the second thing that you need to determine is कि ये R की वैल्यू क्या है। तो this is the same as Coulomb's law। अब if we want to determine कि इस पॉइंट के ऊपर H क्या है, तो we have this expression, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो dl we know that is equal to dz, and जो R है again by using head to tail rule we can determine कि जी अच्छा R की वैल्यू क्या होगी, तो we would have z minus az because we are coming in this direction, and then we have rho in the direction of a rho, so that would be our R। ठीक है, तो z in the direction of minus az and rho in the direction of a rho। ठीक है, तो now you have dl and now you have R। जब आप dl क्रॉस r करेंगे, जब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो यू गेट दिस। तो नाउ यू नो कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट वुड बी इन द फाई डायरेक्शन, विच वुड बी दिस। वो इस करंट एलिमेंट को सर्कुलेट कर रहा होगा, जो कि आपके राइट हैंड रूल से भी वेरीफाई होता है। और जो डी एल क्रॉस आर आपके पास जो उसका मैग्नीट्यूड आ रहा होगा दैट वुड बी रो डी सी। ठीक है, जब इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं दिस एक्सप्रेशन, तो यू गेट दिस। ठीक है, नाउ अगेन आपने डी जी के ज़रिए से इंटीग्रेट करना है। तो एक तो ये है कि यू शुड हैव टू डी जेड ऑन द टॉप, ताकि आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रल को सॉल्व कर सकें। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू मेक थिंग्स अ लिटिल जनरलाइज्ड या जेनेरिक करने के लिए हम z को सब्स्टिट्यूट करते हैं बाय रो कॉट अल्फ़ा, एंड दिस इज सिमिलर टू जो हम प्रीवियसली इस तरह की सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं। तो दिस इज आवर राइट हैंड ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस, बल्कि सॉरी दिस इज द बेस because it has alpha angle and it has this, and this is the perpendicular and this is the hypotenuse। ठीक है, तो z comes out equal to be rho cot alpha, और जो dz है that comes out to be minus rho cosecant square alpha। मसलन इसका आप डेरिवेटिव अगर ले लें, जब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी गेट दिस।
यहाँ से आप रो को भी डिटर्मिन कर सकते हैं आर की फॉर्म में। तो जब आप इसको पुट करते हैं तो यू गेट दिस, और आप इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो यू गेट दिस। तो नाउ अगेन यू हैव, जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो यू गेट दिस। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिटर्मिनिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ लीनियर करंट एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट लेंथ। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस को देखते हैं। सी फॉर एग्जांपल, दो केसेस को हम देखेंगे। नंबर वन सेमी इन्फिनिट आई गेस, एंड द अदर वन इज इन्फिनिट। अगर सेमी इन्फिनिट है तो जो अल्फ़ा 2 है, इसको जब आप ऊपर लेके जाना शुरू करेंगे तो अल्फ़ा 2 एंगल जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और इसको अगर आप नीचे लाएंगे तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फॉर सेमी इन्फिनिट, अगर आप ए को यहाँ पे ले आते हैं इस पॉइंट के ऊपर और इसको इन्फिनिटी के ऊपर ले जाते हैं, तो अल्फ़ा 1 बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो cos अल्फ़ा 1 cos 90 becomes 0, and alpha 2 becomes 0, तो cos 0 becomes 1. तो for semi infinite case you have h is equal to I over 4 pi rho. अब हम इसको अगर इन्फिनिट केस में कन्वर्ट कर लें, यानी दिस पॉइंट को हम पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ले जाएं, और लेकिन ये वाले पॉइंट को हम नीचे लेते आएँ, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और 90 डिग्रीज से ये 180 डिग्रीज पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर 180 डिग्रीज यू विल हैव cos 180 degrees is -1, so it would become +1, again +1, so 1 plus 1 2, and the expression that you will get is I over 2 pi rho, and again the direction is a rho। ठीक है, तो वी नो के a phi जो है, सॉरी a rho नहीं, a phi, तो वी नो के a phi is equal to a rho into a लेंथ, जिसको हमने कह दिया है विच इज़ दी, और इस केस में ए जेड है वो, और हमने उसको इसी तरीके से डिटरमिन किया है। तो इस एग्जांपल को देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है, ट्रायंगुलर लूप है, और उसके अंदर करंट है 10 एम्पेयर का, एंड ही इज़ आस्किंग अस टू डिटरमिन कि एच की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर क्या है ड्यू टू साइड 1 ऑफ द लूप विच इज़ दिस वन। तो ये लूप क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें, मसलन अगर इसको हम ऊपर से देखें तो इट वुड टर्न आउट टू बी दिस वन, दिस इज़ दी साइड 1, और फिर यहाँ पे कहीं जो वाई डायरेक्शन है उसके अंदर ये लूप कंप्लीट हो रहा है ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में। तो यहाँ पे अगेन दिस इज़ अ करंट एलिमेंट ऑफ फाइनाइट लेंथ, और हम, तो ये वही सिनेरियो बन जाता है हमारे पास जो पिछली गिवन उसमें था। हम अल्फ़ा 1 डिटर्मिन करते हैं, अल्फ़ा 2 डिटर्मिन करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को जब पुट इन करते हैं तो हमारे पास निकल आती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। अब हमारे पास क्या है, अगेन उसी तरह का सिनेरियो है। दिस इज़ दी, दीज आर दी टू करंट एलिमेंट्स, एक ये करंट एलिमेंट है, एक ये करंट एलिमेंट है, और वी आर इंटरेस्टेड टू डिटर्मिन पी एट दिस पॉइंट। तो हम इसको अलहदा से डील करेंगे और इसको हम अलहदा से डील करेंगे। तो इट वुड बी अ मैटर ऑफ जस्ट डिटर्मिनिंग अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 के दोनों सिनेरियोज में हमारे पास क्या है। ठीक है जनाब, इसको हम यहाँ पे रोकते हैं अभी, और वी लेट यू टू सिंक इट इन, और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा लेके चल देंगे क्योंकि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टिल द एंड ऑफ द कोर्स। तो ठीक है, I'll sign off from this point. I'll upload both of the lectures
प्लीज़ आप इसको देखिएगा और बुक को साथ में स्टडी कीजिएगा। प्लीज़ बुक को रीड कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज़ डू लेट मी नो। शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।